हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैशाली चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट RWA ऐप पर। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। आप सभी लोग कैसे हैं एक बार बता देंगे, फिर क्लास को शुरू करते हैं। कल आपका थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, है ना, तो उसको एक बार देखेंगे। फिर आज हमारा न्यू टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाएंगे फटाफट, जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएंगे, फिर हम सेशन को शुरू करेंगे, है ना। जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे और सभी के कमेंट्स कल मुझे मिले कि मैम आप जैसे पढ़ा रही हैं वैसे ही पढ़ाइए। ठीक है, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सभी का कि आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। फटाफट से आ जाएंगे, फिर शुरू करेंगे क्लास को, है ना। तो हम कल कहाँ थे भाई? कल थे हम अवधारणाओं पर, है ना। तो ये अवधारणाएं कुछ क्या कह रही हैं वो आप एक बार देख लेंगे। तो आप थे यहां शिक्षण की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर। भैया, अधिगम शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम की अवधारणा बहुत ही गतिशील है। यानी गतिशील से इसका क्या मतलब है? आपका जो शिक्षण है वो गतिशील है ना जी। सभी लोग आ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे जी। तो आपका शिक्षण क्या है भैया? दर्शन शास्त्र द्वारा क्या पढ़ाया जाए ये दर्शन शास्त्र तय करता है। अब दर्शन शास्त्र क्या है ना भैया? दर्शन शास्त्र क्या है? तो ये आपका हो जाएगा, ये एक विषय है। क्या है भैया? विषय, विषय है ना। जो क्या तय करेगा भैया? जो तय करेगा शिक्षा का उद्देश्य क्या है और क्यों है ना। क्या तय करता है ये? शिक्षण का, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। और क्या तय करेगा भैया? बच्चों को क्या बनाना है आपको, बच्चों को क्या बनाना है, क्या बनाना है ना। और क्या तय करेगा? कौन सी बात पढ़ानी है ना। कौन सी बातें पढ़ानी है आपको, कौन सी। दर्शन शास्त्र में लिखेंगे तीनों पॉइंट, है ना। कौन सी बात आपको पढ़ानी है। तो ये अवधारणाएं होती हैं, है ना। क्या होती हैं? अवधारणाएं जी। गुड मॉर्निंग, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। आज बहुत कम स्टूडेंट है, क्या बात है, 79 है मात्र। तो यहां पर आप क्या समझ पा रहे हैं? दर्शन शास्त्र क्या करता है? दर्शन शास्त्र एक विषय है जो तय करता है शिक्षा का उद्देश्य, बच्चों को आपको क्या पढ़ाना है, कौन सी बातें समझानी है ना। तो ये तो आपका हो जाता है दर्शन शास्त्र, है ना। तो दर्शन शास्त्र ये तय करता है शैक्षिक प्रक्रिया में ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्यों, कैसे और क्या। यही आपको यहां पर मैं पढ़ा रही हूं, है ना। कौन से प्रश्न बनते हैं भैया? पहला प्रश्न आपका क्यों, कैसे और क्या। जैसे आप क्या पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम ये चीज ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों है जी। कमलेश जी कह रहे हैं पीपीटी से ना पढ़ाएं। देखिए, पीपीटी से मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगी तो पहली बात तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। दूसरी बात, पीपीटी के साथ साथ मैं आपको हाथ से भी लिखकर पढ़ा रही हूं, मुंह से आपको बोलकर पढ़ा रही हूं, है ना। बिना पीपीटी के संभव नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर करें, है ना। नोट्स भी आपको प्रॉपर चाहिए होंगे। तो जो आपकी जरूरत है वो पीपीटी तो 100%, 90% रोल पीपीटी का हो जाता है ना। तो कमलेश जी, मैं आपको जो पढ़ा रही हूं, बोल करके जो आपको पढ़ा रही हूं, ओरली जो आपको पढ़ा रही हूं, वो मैं लिख भी रही हूं। आप साथ साथ अपने नोट्स में उसको ऐड भी करते चलिए, है ना। किसी को कोई दिक्कत और समस्या है भाई? बिना पीपीटी के कोई आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है क्या जी? सिद्धार्थ कुमार जी, इंग्लिश में भी पढ़ा रही हूं। यहां आपको मैंने बताया लर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। भैया, मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, है ना, जिसमें आपका अधिगम की अवधारणा बहुत ही गतिशील होती है, लर्निंग सिस्टम। ठीक है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इज वेरी डायनामिक। गतिशील है, शिक्षण रुकता नहीं है किसी उम्र में। आप किसी भी उम्र में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो वो आपकी रुकती नहीं है ना। हैंड रिटन नोट्स में आपको आज मैसेज कर दूंगी क्लास के बाद, शायद वो लोग आज डालेंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द एजुकेशनल प्रोसेस। आपके एजुकेशनल प्रोसेस में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? क्यों, कैसे और क्या, वाई, हाउ
और व्हाट। तो मैंने आपको क्यों का बताया, दर्शन शास्त्र द्वारा ये तय होता है। दर्शन शास्त्र क्या होता है, एक विषय होता है, ठीक है, विषय होता है। तो ठीक है, विषय होता है, तो ये क्या तय करता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों को बनाना क्या है और कौन सी बात बच्चों को पढ़ानी है। दूसरा आपका आ जाता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान आपका क्या तय करेगा भैया, मनोविज्ञान आपका तय करेगा अलग अलग छात्रों को पढ़ाने के लिए आपके अलग अलग तरीके होंगे। अब जो दर्शन शास्त्र मैंने इसमें बताया था, तो इसमें आप उदाहरण लिखेंगे, भैया मैंने आपको क्या बताया, यूजीसी नेट की तैयारी में हम तय करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा हमें क्यों पढ़ानी है ना, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यों का जवाब आपको मिल गया। आप डाल करके लिखेंगे दर्शन शास्त्र में, एक पेज में ऐड कर लेती हूं, दर्शन शास्त्र में आप लिखेंगे उदाहरण नंबर 1, यूजीसी नेट में की तैयारी जब कर रहे हैं तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा क्यों पढ़ाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा हमें क्यों पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है। तो ये कौन तय करेगा, आपका दर्शन शास्त्र तय करेगा। क्या करेगा, दर्शन शास्त्र तय करता है। तो ये 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्यों का जवाब, भैया यूजीसी नेट की अगर हम तैयारी, हमने निर्णय लिया है कि हम तय कर रहे हैं कि हम यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, तो हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड की, मैं क्या करूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा आपको क्यों पढ़ा रही हूं, है ना। तो इसमें आप क्या बताऊंगी, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एप्लीकेशन आपको पढ़ाया जाए, है ना। आपको क्या पढ़ाया जाए, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं, डेफिनेशन आपकी पढ़ाई जाए, और आपका क्या पढ़ाया जाए, अप्लाइड क्वेश्चन, है ना, एप्लीकेशन पढ़ाई जाए। तो यह निर्णय कौन करता है, क्या करता है ना। ठीक है, तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे दर्शन शास्त्र तय करेगा। नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 करके लिखेंगे, उदाहरण नंबर 2 करके लिखेंगे, हायर एजुकेशन में यह तय करना कि केवल फैक्ट्स ही आपको नहीं पढ़ाने, है ना, केवल फैक्ट्स ही आपको नहीं पढ़ाने। उदाहरण नंबर 2, हायर एजुकेशन में क्या करते हैं, हायर एजुकेशन में यह तय करना कि केवल फैक्ट्स नहीं पढ़ाने, है ना, केवल फैक्ट्स नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, बल्कि क्या होनी चाहिए आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग भी, और वैल्यूज भी पढ़ाई जाए, है ना, क्या पढ़ाई जाए, वैल्यूज भी पढ़ाई जाए। तो ये तो बात हो गई आपकी दर्शन शास्त्र की, है ना। सभी लोग समझ पा रहे हैं दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र आपका क्या तय करेगा, भैया यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टीचिंग की परिभाषा क्यों पढ़ाई जाए और कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाए आपको, है ना। क्यों पढ़ाए जाए भैया, इसलिए पढ़ाए जाए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, एक और पेज में इसमें ऐड करती हूं, आपका क्या था नेक्स्ट था आपका मनोविज्ञान द्वारा कैसे। तो भैया मनोविज्ञान तय करता है, अलग अलग छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, अलग अलग छात्रों को पढ़ाने के मनोविज्ञान डाल देंगे। इसमें लिखेंगे अलग अलग छात्रों को पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान डाल देंगे सभी।
ज्यादा हिंदी में ही लिख रही हूं भाई, ज्यादा हिंदी में ही लिख रही हूं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही चलेगा, ठीक है। मैंने आपको कल भी एक चीज समझाई थी, आगे आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, आप नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, जेआरएफ क्लियर करेंगे तो आप प्रोफेसर बनेंगे, वहां पे आपको दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट मिलेंगे। तो जिनकी हिंदी अच्छी है वो इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो हिंदी पर ध्यान देंगे, है ना जी। तो अब चलते हैं आगे। मनोविज्ञान अलग अलग छात्रों को पढ़ाने के अलग अलग आपके तरीके होने चाहिए, ठीक है। मनोविज्ञान यह विषय है जो समझता है कि बच्चा कैसे सोचता है, भैया बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सोचता है, और क्या तय करता है ये, कैसे सीखता है, कैसे सीखता है ना। और तीसरा क्या, किस उम्र में क्या समझ पाएगा, है ना। तीसरा क्या, किस उम्र में क्या बच्चा समझ पाएगा। ये आपको जब मैं अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाऊंगी ना तब आपको समझ में आएगी ये वाली बात, ठीक है। तो यहां तक की बात जी। क्वेश्चन बताइए क्या है क्वेश्चन, भैया मनोविज्ञान अलग अलग छात्रों को पढ़ाने का तरीका है, ये क्या तय करता है, बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे सीखता है, और बच्चा किस उम्र में क्या समझ पाएगा। जैसे उदाहरण, नेट एस्पिरेंट्स को कठिन कॉन्सेप्ट को मैं सरल तरीके से पढ़ा रही हूं, है ना। आप क्या है भैया, नेट एस्पिरेंट है, नेट एस्पिरेंट हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आपको कठिन कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझाऊंगी। क्या समझाऊंगी, सरल भाषा में, सरल भाषा में। जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ा रही हूं तो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, जी। आप ये बताइए, जो जिस प्रकार से मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूं, भाषा कठिन है तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जी। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर उदाहरण में आप लिखेंगे, भैया आप लोग कौन है, आप लोग हैं नेट एस्पिरेंट। तो मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगी, कठिन कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में पढ़ाऊंगी। तो ये कौन तय करता है, ये आपका मनोविज्ञान तय करता है। कौन तय करता है, मनोविज्ञान। उदाहरण नंबर 2, किसी छात्र को डिस्कशन के समय आता है कि किसी को नोट से समझ में आएगा। भैया कोई छात्र तो आप लोगों में से ऐसा होगा कि जिसको डिस्कशन मात्र से ही समझ आ रहा होगा, और कुछ छात्र ऐसे होंगे कि वो नोट्स के द्वारा ही समझ पा रहे होंगे, मेरी पीपीटी के द्वारा समझ पा रहे होंगे, और कुछ छात्र ऐसे होंगे डिस्कशन भी वो सुन रहे होंगे, मेरी पीपीटी भी देख रहे होंगे, और साथ में अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, भैया दूसरा मुझे क्या करना है, भैया कोई बच्चा तो है आपके पास, किसी छात्र को डिस्कशन से समझ में आएगा, है ना। किसी छात्र को किससे समझ में आएगा, डिस्कशन से समझ में आ जाता है, और कोई छात्र नोट्स से समझता है ना। कोई छात्र अपने खुद के नोट्स से समझता है ना। नोट्स से समझेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखवा दिए। मनोविज्ञान अलग अलग छात्रों को पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। आप में से कुछ छात्र जो हैं वो नोट्स के माध्यम से समझ रहे होंगे, कुछ छात्र ऐसे हैं जो नोट्स बना भी रहे होंगे प्रॉपर, कुछ छात्र ऐसे हैं कि मेरे डिस्कशन से ही समझ रहे होंगे, और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो पीपीटी मात्र से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन तय करता है, मनोविज्ञान तय करता है ना। नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है क्या, यानी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, यानी व्हाट डिटरमाइंड बाय सोशल नीड्स। सोशल नीड्स आपकी क्या क्या है, उसके माध्यम से आपका क्या तय करेगा, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्या, यानी क्यों पढ़ाना है आपको, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार समाज तय करता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा आपका, है ना। शिक्षा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा। तो एक पेज और ऐड करेंगे हम, आप इसमें लिखेंगे क्यों पढ़ाना है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, है ना। आपको क्यों पढ़ाना है,
ये आपका कौन तय करेगा? सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार। आवश्यकताओं के अनुसार तय होता है ये आपका, है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? समाज तय करता है शिक्षा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए है ना। समाज क्या तय करता है? ये समाज तय करता है समाज तय करता है शिक्षा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए है। शिक्षा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए है, ठीक है। उदाहरण में आप लिखेंगे, नंबर 1 डालिए। उदाहरण में आप क्या लिखेंगे भैया? किस प्रकार? यूजीसी नेट इसलिए है ताकि देश को, समाज को एक बेहतर प्रोफेसर यानी बेहतर शिक्षक मिल सके, है ना जी। आपका किस लिए है ये भैया? यूजीसी नेट किस लिए है? क्यों बन रहे हैं आप शिक्षक? यूजीसी नेट इसलिए है, लिखेंगे उदाहरण, ताकि देश को और समाज को, है ना, ताकि देश को, समाज को बेहतर शिक्षक मिल सके, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं आप? समाज का भला हो रहा है ना, समाज को बेहतर शिक्षक मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, हायर एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? समाज को जिम्मेदार नागरिक बनाना, है ना। आपको समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना। उदाहरण नंबर 2 में आप लिख सकते हैं, हायर एजुकेशन जब आप पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हायर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? समाज को जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो सभी को इतनी बात समझ में आ गई हो भैया क्यों पढ़ रहे हैं हम? सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, यानी समाज में जो चीजें हो रही हैं, आप एक बेहतर नागरिक बन सके और समाज को एक बेहतर नागरिक बना सके, है ना। जी, जब मैं आपको छोटे बच्चों वाले उदाहरण बता रही थी तो आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप यूजीसी नेट के उदाहरण क्यों नहीं बता रही हैं, है ना। अब मैं आपको यूजीसी नेट के उदाहरण से रिलेट करके बता रही हूं, तो आप लोग कह रहे हैं कि मैम आप यूजीसी नेट के ही उदाहरण क्यों बता रही हैं, कोई और क्यों नहीं लेती, है ना। तो आपको मैं दोनों तरीके से लेकर चल रही हूं, ठीक है। मैंने आपको आपका जो बेस बनाया है वो दूसरे एग्जाम्पल से बनाया है, यानी छोटे बच्चे किस प्रकार कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यूजीसी नेट के द्वारा बना रही हूं, क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के एग्जाम्पल आप लोगों को ही चाहिए, है ना। आप बताइए कि मैं कौन से एग्जाम्पल आपको दूं? क्या किसी को दिक्कत है इन एग्जाम्पल से? एक बार कमेंट में बता देंगे जी। पहले एप्टीट्यूड होगा, फिर रिसर्च आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई या नहीं? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई या नहीं? ऑल क्लियर एक बार लिख देंगे, है ना। एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे, एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे जल्दी से जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप बेटा दोनों ही एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में लेकर चलूंगी। जहां आपको जरूरत होगी छोटे बच्चों के एग्जाम्पल की या अदर एग्जाम्पल की, वहां पर मैं आपको अदर एग्जाम्पल भी दूंगी, और जहां आपको दिक्कत होगी, आपको यूजीसी नेट वाले एग्जाम्पल चाहिए होंगे, तो वहां मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी। बताइए मैं क्या करूं जी। सभी का ऑल क्लियर आ गया है, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। एक बच्चे ने कल मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये आप तीनों चीज समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अब ये बताइए, इसका जवाब कुछ लोगों ने मुझे दे दिया था, अब आप कमेंट में बता दीजिए इस क्वेश्चन का अब आंसर क्या होगा, है ना।
जी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा भैया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने क्या लगाया था भैया, मूल्यांकन में आपका क्या लगेगा, है ना, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। कुछ बच्चों का सही जवाब आ गया था, अब आप दे देंगे इसका अभी आंसर, फिर मैं आपको इसको बताती हूं, है ना, फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करना है। आपके 2 क्वेश्चन मैंने आज लिए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर बता दीजिए भैया। इसका आंसर होगा आपका मूल्यांकन, क्या होगा आपका भैया, मूल्यांकन किसका होगा, यानी इवैल्यूएशन आप क्या करेंगे, ये करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, है ना, क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ये आपका इससे जुड़ जाएगा, ज्ञान, नॉलेज। तो नॉलेज को आप क्या करेंगे भैया, नॉलेज को आप परिभाषित करेंगे, क्या करेंगे, परिभाषित, यानी आप डिफाइन करेंगे। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप उसको सामने वाले को डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिफाइन। तो आपका ज्ञान का आ जाएगा परिभाषित करें, क्या आ जाएगा, परिभाषित करें, ठीक है। नंबर तीसरा आपसे पूछा गया है विश्लेषण, यानी एनालिसिस। तो एनालिसिस का आपका क्या हो जाएगा भैया, एनालिसिस का हो जाएगा आपका अंतर करें, यानी अंतर करें, क्या हो जाएगा इसका आपका, अंतर करें ना। नेक्स्ट आपका बचता है अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या करेंगे आप, प्रदर्शित करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो अब बताइए, यहां तक की बात सभी की सही समझ में आ गई भैया, यहां तक की बात सभी की समझ में आ गई। तो भैया फर्स्ट ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा सेकंड, यानी ए का आपका हो गया सेकंड, और बी का आपका क्या हो गया, बी का आपका हो गया परिभाषित करें, यानी बी का आपका फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया। सी का विश्लेषण, एनालिसिस, यानी अंतर करेंगे, अंतर करेंगे, अंतर कहां है आपका, ये रहा थर्ड, सी का आपका हो जाएगा थर्ड। तो भैया ये वाला जवाब आपका सही हो जाएगा, कौन सा वाला जवाब आपका सही हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका थर्ड, हाँ ये वाला सवाल आपका सही हो जाएगा। और डी का अनुप्रयोग यानी प्रदर्शन करेंगे, तो डी तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं लिखा शायद, है ना, तो डी का मैं यहां पर लिख देती हूं, डी का क्या हो जाएगा आपका, प्रदर्शित करेंगे, तो डी का आपका हो जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सभी समझ गए होंगे, कुछ बच्चों ने आपका कल कमेंट में भी जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है भैया। ये बताएंगे क्वेश्चन, वह शिक्षण जिसमें शिक्षक छात्रों से किसी कार्य को करने के दौरान प्रश्न पूछता है, वह क्या कहलाता है। द टीचिंग विच इन्वॉल्व्स द टीचर पोजिंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एज दे अटेम्प्ट अ टास्क इज नोन एज। तो आप उसको किस प्रकार से जानेंगे, जल्दी से बता दीजिए भैया। सहकारी शिक्षण बताएंगे, कोऑपरेटिव टीचिंग होगा, या फिर सहपाठी शिक्षण होगा, पीयर ट्यूरिंग होगा, या फिर स्कैफोल्डिंग होगा, या फिर निर्देशित शिक्षण, या फिर डायरेक्टेड टीचिंग होगा। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। कुछ लोग आंसर बता रहे हैं ए, भैया ए पिछला वाला बता रहे हैं या ये वाला बता रहे हैं, नंबर 12 ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला डी नहीं, इस प्रकार लिखिए, आप क्या लिख रहे हैं, बी के आगे ऑप्शन भी लिखिए। अभी मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि आप पिछले वाले का आंसर बता रहे हैं या अगले वाले का, है ना, तो जल्दी से बता दीजिए। सी बता रहे हैं सभी लोग, क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। तो भैया आपका जवाब तो बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ लोगों ने डी भी बताया है, तो भैया डी वाले तो गलत हैं, डी वाले गलत हैं और सी वाले सही हैं। सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा भैया, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। सहकारी शिक्षण क्या होता है बेटा, छोटे समूह में आमने सामने बातचीत, है ना, छोटे समूह में आमने सामने बातचीत, छोटे समूह में आमने सामने बातचीत होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सहकारी शिक्षण हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, आपका आंसर होगा स्कैप फोल्डिंग, क्या होगा, स्कैप फोल्डिंग।
कौन सा आंसर होगा आपका? स्कैप फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब स्कैप फोल्डिंग क्या होती है भैया? सहपाठी शिक्षण क्या होता है? छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, ये एक दूसरे से सीखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम का रूप होगा, यानी सहभागिता पर आधारित होगा, है ना, सहभागिता पर आधारित होगा। स्कैप फोल्डिंग क्या है जी? एक्सप्लेन कर रही हूं। स्कैप फोल्डिंग होती है पाड़ या फिर मचान भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाड़ या फिर मचान भी इसको बोलते हैं। ये किसने दिया था स्कैप फोल्डिंग? आपका वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने इसको दिया था। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार की मदद होती है, शिक्षण अस्थायी सहायता आपको प्रदान करता है। आपको यदि कहीं पर दिक्कत होगी, आप मुझसे प्रश्न करेंगे, मैं आपको वहां पर सहायता, अस्थायी सहायता प्रदान करूंगी, आपको बताऊंगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करूंगी? धीरे धीरे ये चीज हटा दूंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से, बेहतर से समझ पाए। आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, आपके लिए पाड़ और मचान का जरिया कौन बनता है? शिक्षक बनता है। कौन बनता है? शिक्षक बनता है। तो ये आपकी स्कैफोल्डिंग होती है, यानी एक सहायता प्रदान करना जो धीरे धीरे बाद में हटा दी जाती है। वो आपकी जी सीटेट में भी ये है, सीटेट में सभी ने पढ़ा है, ये है वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मैं छात्रों से कार्य करवाने के दौरान प्रश्न पूछूंगी, अगर आप उसमें दिक्कत कहीं महसूस करेंगे तो मुझसे मदद लेंगे, है ना, तो मैं क्या बनूंगी आपके लिए? पाड़ या फिर मचान। तो ये एक शिक्षक बनता है, ठीक है, जो सहायता प्रदान करता है, और धीरे धीरे ये मात्रा आपकी कम हो जाएगी, जिससे आप आगे बेटर सीख सकें। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निर्देशित शिक्षण की। ये क्या होता है भैया? निर्देशित शिक्षण होता है छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गदर्शन करना। अगर आपको जरूरत है तो ही आपका मार्गदर्शन हो रहा है, या है ना, आपको जरूरत है, अगर टीचर को लग रहा है कि ये बच्चा यहां पर गलती कर रहा है तो हम उसका मार्गदर्शन करेंगे, ये होता है आपका निर्देशित शिक्षण। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, इसके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, तब इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बताइए भैया, क्या समझ नहीं आया? स्कैप फोल्डिंग क्या है? एक प्रकार की मदद है। वाइगोत्स्की ने दो शब्द दिए हैं इसके बारे में, पाड़ और मचान। पाड़ और मचान किस में आएंगे आपके? ये एक प्रकार की हेल्प होती है। क्या होती है? हेल्प होती है। शिक्षक जो है सहायता प्रदान करता है, एक अस्थायी सहायता प्रदान करता है बच्चे को। अगर बच्चे को कहीं भी दिक्कत है ना, बच्चे को कहीं भी दिक्कत है, कोई समस्या है, तो हम उसे क्या करेंगे, यानी मैं शिक्षक हूं तो मैं क्या करूंगी? आपकी मदद करूंगी इस चीज को सॉल्व करने के लिए, कि आपको ये चीज नहीं आ रही है, और मैं आपके लिए क्या बनूंगी? पाड़ या फिर मचान, है ना। तो यहां पर सभी लोग समझ गए होंगे ये किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन करा था कल, वो मैं आपको बता रही हूं। क्वेश्चन लिखेंगे, वह आकलन जिसे अनौपचारिक रूप में भी लिया जाता है, जिसे ऐसा असेसमेंट जिसको आप इनफॉर्मल में भी लेते हैं। ठीक है, तो वह आकलन जिसे अनौपचारिक रूप में भी देखा जा सकता है, रूप में भी देखा जा सकता है। तो ऑप्शन है इसमें, पहला आपका हो जाएगा संकलनात्मक हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा निर्माणात्मक आकलन। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? विषय समीक्षा हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा पर्यवेक्षण। इसका जवाब देंगे जरा सभी बच्चे।
स्कैप फोल्डिंग एक प्रकार की सहायता होती है। मैं एक प्रकार की सहायता आपको प्रदान करूं, जैसे अब आप पूछ रहे हैं कि मैम एक बार और समझा दीजिए, तो यही स्कैप फोल्डिंग है, मैं आपकी मदद कर रही हूं। जी, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप बार बार दोबारा पूछिए, तीसरी बार पूछिए, तो मैं क्या कर रही हूं, आपकी सहायता कर रही हूं इसको समझाने के लिए। यही स्कैप फोल्डिंग होती है, बच्चे की मदद करना, बच्चे की अस्थायी रूप से मदद करना ही स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, हेल्प करना। जी, यहां पर आप बताइए क्या हो जाएगा। डब्लू चौहान जी का मैसेज सॉरी कमेंट आ रहा है, निर्माणात्मक आकलन, ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। जल्दी से बताएंगे एक बार इसको। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भैया, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है वो असेसमेंट कौन सा है जो इनफॉर्मल रूप में भी देखा जा सकता है। भैया आपका औपचारिक अनौपचारिक यानी फॉर्मल इनफॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है वह कौन सा असेसमेंट है जिसको आप अनौपचारिक के रूप में देखते हैं, यानी इनफॉर्मल के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा निर्माणात्मक आकलन। भैया फॉर्मेटिव और आपका हो जाएगा निर्माणात्मक। संकलनात्मक में क्या हो जाता है, आपका अंत में होता है, ये आपका कहां होता है, अंत में। यानी ये आकलन आप, ये असेसमेंट आप करते हैं, कब करते हैं भैया, लास्ट में, यानी फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में ये आपका होता है, और बोर्ड एग्जाम में ये आपका होता है। कब होता है, बोर्ड एग्जाम में ये होता है। तो ये पूरी तरह से कौन सा हो जाता है, औपचारिक, औपचारिक हो जाता है, यानी फॉर्मल हो जाता है। तो ये तो पूरी तरह से आपका औपचारिक है। जी, निर्माणात्मक आपका बिल्कुल सही जवाब है, निर्माणात्मक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ये आपका आंसर है। संकलनात्मक कौन सा होता है, ये सबसे लास्ट में होता है। जो सबसे लास्ट में होता है, जैसे आपके फाइनल एग्जाम हो गए और आपके बोर्ड एग्जाम हो गए, उसके बाद जो आपका आकलन हो रहा है, यानी जो असेसमेंट आपका तब हो रहा है, वो आपका औपचारिक यानी फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका निर्माणात्मक क्या होता है, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलता है, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलता है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलेगा, प्रक्रिया के दौरान। यदि जब आप सीख रहे हैं, इस टाइम मैं आपसे सवाल जवाब करूं, आप मुझसे सवाल जवाब करें, तो ये आपका हो जाएगा निर्माणात्मक आकलन। तो ये एक तरीके से अनौपचारिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तरीके से अनौपचारिक भी हो सकता है, यानी इनफॉर्मल भी ये आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ जाती है विषय समीक्षा। यह कॉन्सेप्ट रिव्यू से जुड़ी होती है आपकी, है ना। ये किससे आपकी जुड़ी होती है, ये आपकी जुड़ी होती है कॉन्सेप्ट रिव्यू से जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहां पर पर्यवेक्षण क्या हो जाता है, ये आपकी एक टेक्निक है ना, यह एक टेक्निक विधि होती है, टेक्निक ये क्या होती है, आपकी एक टेक्निक विधि है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2, निर्माणात्मक आंसर है आपका, ठीक है। अब चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। आज आप जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, आज आप जानेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, है ना। किसके बारे में जानेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है भैया। तो इसकी मेन अंडरस्टैंडिंग क्या पढ़ेंगे आप, लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आप जानेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है।
और क्वेश्चन आपके कल लाऊंगी, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आप जानेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग आपकी कितने प्रकार की होती है भैया? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर फर्स्ट आपकी हो जाती है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। यानी यहां पर जो है आपको रटना होता है। मेमोरी यानी स्मृति में आपको क्या करना होता है? रटना होता है, रटना होता है। यहां आपको नंबर 2 पर क्या करना होता है? समझ बनानी होती है। क्या बनानी होती है? समझ बनानी होती है। रिफ्लेक्टिव में आप क्या करेंगे भैया? चिंतन करेंगे, चिंतन और मनन करेंगे, ठीक है, चिंतन और मनन करेंगे। अब इस चैप्टर पे आ जाइए, है ना। हाँ, स्मृति स्तर होगा आपका, बोध स्तर होगा यानी समझ का स्तर होगा, तीसरे नंबर का आपका हो जाएगा चिंतन का स्तर, ठीक है। पहले ये समझिए, लास्ट की 2 मिनट में आपको दूंगी, लास्ट की 2 मिनट में आपको दूंगी, तब आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब ये जो शिक्षण के स्तर हैं 3 मॉडल के समानांतर चलते हैं। किसके समानांतर चलते हैं? आपके 3 मॉडल्स के क्या चलते हैं? समांतर चलते हैं, समांतर चलते हैं। वो 3 मॉडल आपके कौन कौन से हैं? क्या कोई बता सकता है? ये 3 जो शिक्षा के लेवल हैं यानी शिक्षण के स्तर जो है ये 3, ये किसके समानांतर चलते हैं? 3 मॉडल्स के समानांतर चलते हैं। क्या किसी को पता है? क्या किसी को पता है? बेटा क्लास तो नहीं रुक रही है, यहां तो सही है। आपके नेट में कोई इशू होगा, एक बार चेक करिए। मैंने आपको क्या बताया कि ये 3 मॉडल्स के समानांतर चलते हैं। वो 3 मॉडल्स आपके कौन कौन से हो जाते हैं? पेडागोजी, एंड्रागोजी और आपकी ह्यूटागोजी। ये इन 3 मॉडल के समानांतर चलते हैं आपके 3 लेवल, ठीक है जी। पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी। स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर बोलेंगे, समझ का स्तर बोलेंगे और तीसरा आपका बोलेंगे विचारात्मक या चिंतन का स्तर, ठीक है। तो इतनी बात सभी समझ गए। अब ये जो 3 मॉडल मैंने इनके बारे में आपको कुछ कुछ बता भी दिया है और कल अलग से मैं इसकी एक क्लास लेकर के आऊंगी। इसमें मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो आप पहले आज मेमोरी लेवल समझेंगे कि आपके मेमोरी लेवल किस स्तर के हो सकते हैं। तो ये जो चलते हैं 3 मॉडल के समानांतर चलते हैं, ठीक है। 3 मॉडल के समानांतर चलते हैं, पेडागोजी, आपका एंड्रागोजी और आपका ह्यूटागोजी। तो इतनी बात सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं ये कौन कौन से हो जाते हैं? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग को 3 लेवल में बांट दिया गया है ना। लर्निंग जो आपकी हो रही है वो 3 लेवल में बांट दी गई है। कौन कौन से में भैया? इसको पढ़ लेते हैं एक बार। शिक्षण के स्तर में 3 स्तर शामिल होते हैं। शिक्षण के दौरान एक अनुभवी व्यक्ति, शिक्षक और एक अनुभवहीन व्यक्ति यानी छात्र के बीच बातचीत होती है। यानी क्या कह रहा है? द लेवल्स ऑफ टीचिंग इंक्लूडेड 3 लेवल्स ड्यूरिंग टीचिंग। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन एन एक्सपीरियंस पर्सन यानी टीचर एंड एन इनएक्सपीरियंस पर्सन यानी स्टूडेंट। स्टूडेंट और टीचर के प्रति आपकी क्या हो रही है? एक इंटरेक्शन हो रहा है। यहां मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है यानी स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना। द मेन ऑब्जेक्टिव हियर इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर, है ना। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल यानी ये भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। इसके स्तर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की उपलब्धि को दर्शाते हैं यानी द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, है ना। तो यहां तक की बात सभी समझ गए होंगे। अब इसके आपके 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है स्मृति स्तर यानी विचारहीन शिक्षण। ये सबसे निचला स्तर होता है। यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है। ये आपका क्या होगा? ये जो आपका स्तर है मेमोरी लेवल यानी स्मृति का लेवल आपका, ये कहां होता है भैया? ये सबसे निचला स्तर होता है आपका। क्या होता है? ये सबसे निचला स्तर आपका होता है। कौन सा? स्मृति का। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप क्या क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे, इसके कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए आप जल्दी से। इसके कीवर्ड्स मैं लिखवा रही हूं, वो लिखेंगे जी। इसके
जी जी, इसके बाद पहले आप स्मृति के लेवल समझ लीजिए क्या होते हैं। पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी मैं कल की क्लास में आपको करवाने वाली हूं। फिर क्या करूंगी, मैं दोनों के मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगी, तो आपकी समझ बहुत बेटर हो जाएगी। क्या सभी इस काम के लिए आप जल्दी से थम्स अप करिए जी। स्मृति के प्रवर्तक आपके हर्बर्ट माने जाते हैं, ठीक है। वैसे अलग अलग स्कॉलर ने आपका अलग अलग चीजें दी गई हैं, वो मैंने आपको लिखी हुई है। स्मृति मैं पहले इसलिए करवा रही हूं कि पहले आपको थोड़ा फेमिलियर करवा देती हूं मैं इससे, ठीक है। फिर आपके जो तीनों आएंगे वो मैं कल लेके आऊंगी, फिर दोनों को मिक्स आप एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जी जी, एलकेजी यूकेजी कह सकते हैं पंकज कुमार जी, एलकेजी यूकेजी कह सकते हैं, ये आप समझ लीजिए, एलकेजी समझ लीजिए या यूकेजी समझ लीजिए, कल आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। तो भैया आपका स्मृति का जो लेवल होता है यानी विचारहीन शिक्षण होता है, यानी सबसे निचला स्तर होता है। ये क्या होता है, सबसे निचला स्तर होता है। क्या होता है, सबसे निचला स्तर। क्या होता है, सबसे निचला स्तर कहते हैं इसको। और इसमें आप सिर्फ रटना करेंगे, सिर्फ याद करना, रट्टाफिकेशन आप कह लीजिए। इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है, यानी किसी की डेट, कोई डेट याद करना है ना, कोई बर्थडे डेट याद करना, किसी का बर्थडे याद करना, किसी की एनिवर्सरी याद करना, है ना, ठीक है, किसी की एनिवर्सरी याद करना। और क्या हो गया आपका, इसमें फोन नंबर याद करना, फोन नंबर याद करना, कोई ओटीपी याद करना। तो ये सब आप किस तरह से याद करते हैं, रटते ही तो हैं, बताइए, रटते ही तो हैं भाई। कोई ओटीपी आपका आ जाता है, फटाफट से देखा, रटा भैया, कोई ओटीपी आया 4545 है ना, 4546, या फिर आया 1214, तो आप सिर्फ रट के ही तो बता रहे हैं जी। इसका उद्देश्य सामग्रियों को रट लेना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जैसे कोई डेट याद करना, किसी का बर्थडे याद करना, किसी की एनिवर्सरी याद करना, कोई ओटीपी याद करना, या फिर किसी का एड्रेस याद करना, ठीक है। तो ये आपका क्या चल रहा है, इन चीजों को आप सिर्फ रटते हैं। तो ये इन चीजों को आप क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। तो ये आपका, जहां आप रट रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, स्मृति स्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी समझ गए भैया, ओटीपी, एड्रेस, नेम, तो ये आपका सब किस में आएगा, स्मृति स्तर में ही आएगा। स्मृति स्तर यानी आपका मेमोरी लेवल में ये चीज आ जाएंगी। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे आप किस किस चीज को रटते हैं, फैक्ट्स रटते हैं एक तो, है ना, ये कीवर्ड्स लिख लीजिए आप यहां पर। कीवर्ड्स इसके क्या हो जाते हैं, एक तो आप फैक्ट्स रखते हैं, और क्या रटते हैं, इंफॉर्मेशन रटते हैं। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी रटेंगे, और फैक्ट्स रटेंगे, ठीक है। और क्या रटते हैं आप, रोट लर्निंग इसमें हो जाएगी आपकी, रोट लर्निंग। वैसे आपको पीपीटी में भी मैंने लिखे हुए हैं कीवर्ड्स इसके, पर आप एक बार जी, तोता प्रणाली इसको मान सकते हैं। डब्ल्यू चौहान जी कह रहे हैं स्मृति स्तर को एक प्रकार से तोता प्रणाली मान सकते हैं, यानी रट्टू तोता, ठीक है, रट्टू तोता। तो मेमोरी लेवल आपका जी थॉटलेस होता है। तनु बिल्कुल सही जवाब दे रही है, थॉटलेस होता है, इसको सिर्फ रटना होता है। कीवर्ड्स में आप लिखेंगे, फैक्ट्स रटेंगे आप, इंफॉर्मेशन रटेंगे, रोट लर्निंग आप कीवर्ड्स में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, रिकॉल करना, है ना, और क्या कर सकते हैं आप, रिकॉल करना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी ने लिख लिए, रिकॉल करना। ड्रिल भी आपका इसमें आ सकता है, ड्रिल भी आपका इसमें आ सकता है। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये क्वेश्चन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आगे मैंने क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, पहले आप इसको समझ लेंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, तब इसके बाद इसके क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं कल की क्लास में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी इससे रिलेटेड। तो ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना कीवर्ड्स, ये आपको सीधे एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप, रोट लर्निंग का मतलब है किसी चीज को बार बार रट्टा मार के पढ़ना, है ना, किसी चीज को क्या करना, रट्टा मार के पढ़ना, बार बार आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार। जैसे मैं उदाहरण देती हूं, रट्टा मारना किसे कहते हैं, जब बच्चा स्टार्टिंग में ए फॉर एप्पल याद कर रहा है, वो सिर्फ शिक्षक पर आधारित है, इसमें टीचर
टीचर पर ही आधारित होगा बच्चा, ठीक है, टीचर सेंटर्ड ये आपका होगा। क्या होगा? स्मृति स्तर आपका क्या हो जाता है? टीचर सेंटर्ड हो जाता है। कल की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा 3 मॉडल जो इसके पैरेलल चलते हैं। पहले आप इसको तो पढ़िए, ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहले आप इसको तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बचपन में बच्चे रटते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो ये क्या कर रहे हैं? वो रट रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं पता कि एप्पल क्या होता है, इसको खाया भी जाता है या एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो वो सिर्फ मात्र रट रहे हैं। तो ये आपका होती है रोट लर्निंग, ठीक है, सभी समझ गए? ड्रिल यानी प्रैक्टिस, बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करके आप रट रहे हैं, उसको ड्रिल और प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस में आपका ड्रिल आता है। अदिति जी, ड्रिल भी यही है, बार बार किसी चीज को रटना। भैया बच्चे जब स्टार्टिंग में आप घर में पढ़ाते होंगे स्कूल से पहले, बेटा क्या होता है? ए फॉर क्या होता है? एप्पल। तो भैया वो रट रहा है, उसे ये नहीं पता कि एप्पल क्या है, ये खाया जाता है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बस वो रट रहा है कि हाँ भाई ए फॉर एप्पल होता है। तो ये आपका आ जाएगा स्मृति स्तर यानी विचारहीन शिक्षण में, यानी आपका रटना, ठीक है। तो सभी लोग इतनी बात समझ गए, पहला लेवल सभी लोग समझ गए, ये सबसे निचला स्तर होता है, इसमें ये आपका क्या होता है? टीचर सेंटर्ड होता है जी। ये क्या होता है? स्मृति स्तर टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता। बच्चा कच्ची मिट्टी के समान आप समझ लीजिए, उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ रट रहा है, आप उसको रटवा रहे हैं और वो सिर्फ रट रहा है। इसके फैक्ट्स, इसमें आप क्या करेंगे? फैक्ट्स को रटते हैं, इंफॉर्मेशन को रटते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, रिकॉल और ड्रिल, ये आपके कीवर्ड्स हैं। ये सीधे के सीधे क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं आपको। किस में देखने के लिए मिलते हैं? क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगी तब आपको पता लगेगा। तो ये बताइए, पहला स्तर सभी को ओके हो गया? ऑल ओके कर दीजिए। जब पहला स्तर सभी को याद हो गया या नहीं? जी जी, आप 1 2 3 काउंटिंग उनको याद कराएंगे, ABCD अल्फाबेट याद कराएंगे। अल्फाबेट वो याद तो कर रहे हैं, A B C, पर उनको ये नहीं पता कि हाँ A से कोई नाम भी शुरू हो सकता है, B से कोई नाम भी शुरू हो सकता है, सिर्फ वो रट रहे हैं। तो आप बताइए, पहला स्तर सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया? 1 मिनट में पानी पी लेती हूं जल्दी से, जब थम्स अप करिए। पहला स्तर सभी को समझ आ गया? तो अब पहला स्तर आप पीपीटी में एक बार पढ़ लेंगे। ये देखिए, यहां पर मैंने कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं और ये हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट आप अलग से लिखेंगे, है ना, यहां पर लिख लीजिए। किसने दिया है? ये आपका हर्बर्ट ने दिया है। ये कीवर्ड्स के आगे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा गलती से पीपीटी में उसने लिख दिया होगा। हर्बर्ट ये आपके यहां पर हैं, यहां पर आपके कीवर्ड्स हैं। वैसे मैंने आपको लिखवा भी दिए हैं, पर यहां पे लिखे हैं। तो इसमें कीवर्ड्स आपके क्या आ जाते हैं? रोट लर्निंग, ड्रिल, रिमेंबरिंग यानी बार बार किसी चीज को याद करना, रिकॉलिंग यानी बार बार किसी चीज को याद करना। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यह शिक्षण का प्रथम एवं विचारहीन स्तर है, यानी थॉटलेस लेवल। क्या हो जाता है? ये आपका थॉटलेस लेवल है। दिस इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। निचला स्तर है, थॉटलेस है ना। जी, यहां तक की बात बताइए। तो यहां पर मैंने क्या पढ़ा? यह शिक्षण का प्रथम एवं विचारहीन स्तर होता है। स्मृति स्तर पर इसे शिक्षण का निम्नतर स्तर माना जाता है। इस स्तर पर आप क्या करेंगे? ध्यान, अभ्यास और तथ्यों और सूचनाओं को रटते हैं, यानी याद करते हैं। तथ्यों और सूचनाओं को आप याद करते हैं, यानी आप क्या करते हैं? द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एट दिस लेवल emphasis is placed and attention, practice and memorizing facts and information, जो मैंने आपको कीवर्ड्स में लिखवाया था जी। बार बार किसी चीज को रटना, रोट लर्निंग, ड्रिल, रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग, इसमें आ जाएगा। तो ये आपका हो जाता है स्मृति का स्तर। अब बताइए, इससे आगे चलूं, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में अगला स्तर भी आपका हो जाएगा जी। यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल।
है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका क्या हो जाता है, ये आप देखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी शिक्षण का समझ स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यह विद्यार्थियों को अनुप्रयोग भागों को समझने के साथ साथ उन्हें बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के लिए भी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। यानी दिस लेवल प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स एंड डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। उनके बौद्धिक व्यवहार में सहायता प्रदान करता है। कौन सा, समझ का स्तर। अब पहला जो स्तर था आपका स्मृति का, उसमें बच्चा क्या कर रहा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो उसे पता नहीं है कि ये क्या है, एप्पल क्या है, खाने की चीज है, यानी एक फल होता है, उसे कुछ नहीं पता। ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक। उसे जी पहला स्तर कंप्लीट हो चुका है, पहले स्तर में यही चीज आती है, ठीक है। पहला स्तर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे स्तर के बारे में। तो दूसरे स्तर में आपका क्या आ जाता है, समझना। इसमें आपका क्या आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, चीजों को समझना इसमें आ जाएगा। अब किस प्रकार से भैया, जैसे एक बात बताइए, शिक्षण के स्तर क्यों जरूरी है। शिक्षण के स्तर इसलिए जरूरी है, पहले क्या होता है, बच्चा घुटनों के बल चलेगा, फिर थोड़ा खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर प्रॉपर चलना सीखेगा। इसी प्रकार शिक्षण के भी स्तर होते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले इसमें 3 स्तर आपको दे दिए गए हैं, है ना। स्मृति का स्तर मैंने आपको बता दिया। तो स्मृति में छोटा बच्चा ए फॉर एप्पल रटता है, शिक्षक केंद्रित होता है, उसे मतलब नहीं पता, बस वो सिर्फ याद कर रहा है ए फॉर एप्पल, है ना। और क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ टीचर पर निर्भर है। अब समझ में आपका आ जाता है, यह स्तर विचारशील हो जाता है, टॉपिक को गहराई से समझना, यानी टॉपिक को गहराई से समझना इसमें आ जाएगा। टॉपिक को गहराई से समझना इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है, टॉपिक को गहराई से समझना इसमें आ जाता है, ठीक है। इस स्तर में बच्चा समझ जाएगा कि एप्पल एक क्या है, फल है। क्या है, एप्पल एक फल है। बच्चा समझ जाएगा कि एप्पल क्या है, एक फल होता है। एप्पल क्या होता है, ये एक फल है। और जब वो स्मृति स्तर में इसको रट रहा था, उसको ये नहीं पता था कि ये फल है, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहा था, ए फॉर एप्पल, ठीक है जी। ये आपका किसने दिया है, सभी बताएंगे जरा कमेंट करके। तो यहां तक की बात सभी समझ में आ रही है, किसी टॉपिक को गहराई से समझना, यानी इस स्तर में जब बच्चा आएगा वो समझ जाएगा कि ए फॉर एप्पल होता है, फल होता है, खाने की चीज होती है ना। तो वो समझ गया है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको देख लेंगे, फिर टाइम आपका होने वाला है। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसमें बच्चा समझ जाएगा। टीचर और स्टूडेंट इसमें 50-50% के सहयोगी होते हैं। भैया पहला स्तर आपका सिर्फ टीचर सेंटर्ड था, ये टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड दोनों होगा, है ना। ये टीचर और स्टूडेंट सेंटर दोनों होता है। इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, बातों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे को समझा रहे हैं, टीचर भी बच्चों को समझा रहा है, बच्चा उनसे आंसर कर रहा है ना जी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाता है शिक्षण का समझ स्तर, यानी एक टॉपिक को किसी गहराई से समझना। यानी मान लीजिए आप एनटीए इसकी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे एक परिभाषा पूछूं कि भैया शिक्षण की परिभाषा बताइए, तो आप में से कुछ बच्चे किताबी परिभाषा मुझे बताएंगे, यानी रटी रटाई, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा स्मृति का स्तर, है ना। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ किताब की कुछ अपनी समझ से भी बताएंगे, तो वो क्या हो रहा है, एक समझ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसको बता पा रहे हैं। तीसरा लेवल आपका जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, उसमें क्या होगा, जब बच्चा अपने दिमाग से स्वयं पूरी परिभाषा बना रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है, तो वो आपका लास्ट वाला लेवल हो जाता है। तो ये आपका सेकंड लेवल हो जाता है, टॉपिक को गहराई से समझना, ठीक है। टॉपिक को गहराई से समझना। भैया चाय बनाना सिर्फ रेसिपी है, यानी याद रखना, और चाय में कितनी चीनी और कितनी पत्ती डल रही है, ये क्या है, आपका समझ का स्तर है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि चाय में अगर ज्यादा चीनी हो गई तो ज्यादा मीठी हो सकती है ना, और आपका कम पत्ती हो गई तो पत्ती कम रह जाएगी, ज्यादा हो गई तो चाय काली भी हो सकती है। तो ये आपका समझ का स्तर होता है, यहां आप समझ पा रहे हैं। और इसमें क्या है भैया, पहले वाले में टीचर एक्टिव है,
एक्टिव रोल क्या होता है? बच्चे का पैसिव रोल है स्मृति स्तर में, यानी इसके पहले वाला जो स्तर मैंने आपको बताया था स्मृति का, उसमें बच्चे का पैसिव रोल होता है। यानी पैसिव और एक्टिव क्या होता है? एक्टिव रोल यानी टीचर ही उसमें सब कुछ कर रहा है, टीचर ही बोल रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं और रट रहे हैं, और उनका क्या हो गया? पैसिव रोल। यानी मैं अगर स्मृति स्तर पर आपको बता रही हूं तो मेरा एक्टिव रोल है, यहां पर मैं बोल रही हूं, समझा रही हूं, तो मेरा एक्टिव रोल हो गया, है ना। तो एक्टिव पैसिव किस में आ जाता है? आपका पहले स्तर यानी सबसे निचले स्तर में, स्मृति के स्तर में, ठीक है। एक्टिव रोल किसका हो जाएगा? टीचर का। और पैसिव रोल आपका किसका हो जाएगा? बच्चे का, जो सिर्फ रट रहा है, ठीक है। इसमें दोनों का ही एक्टिव रोल होगा, टीचर का भी एक्टिव रोल होगा और स्टूडेंट का भी, क्योंकि आप लोग भी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं बराबर और मैं भी आपको समझा रही हूं, ठीक है जी। तो यहां तक आप क्या समझ पाए? शिक्षण का समझ स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? इसमें टीचर और स्टूडेंट 50-50% के सहभागी होते हैं, है ना। तो ये आपका क्या होता है? टीचर स्टूडेंट सेंटर दोनों होता है। तो अब बताइए कि दोनों स्तर आपको सही समझ में आ गए। लास्ट का स्तर बचता है वो आपका कल कराया जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। यहां पर आपको मैंने क्या बताया, इसके कीवर्ड्स भी मैं आपको कल दूंगी। पहले वाली के कीवर्ड्स आपने लिख लिए होंगे स्मृति के जी। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? ऑल क्लियर एक बार कर देंगे, जल्दी जल्दी से ऑल क्लियर कर देंगे, बता देंगे कि आपको सही समझ में आ गया या नहीं। दोनों स्तर सही समझ में आ गए भैया। स्मृति का स्तर क्या होगा? रोट लर्निंग होगी, प्रैक्टिस ड्रिल होगी। इसमें क्या होगी? समझ, यानी कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। स्मृति स्तर में ए फॉर एप्पल सिर्फ रटना है, बच्चे को नहीं पता कि ए से कोई स्पेलिंग भी शुरू हो सकती है या फिर ए से एप्पल होता है या खाने की चीज है। इस स्तर में जब बच्चा आ जाएगा उसको पता चल जाएगा कि एप्पल क्या है? एक फल है जिसको खाया जाता है। क्या करा जाता है? खाया जाता है, ठीक है। और जब वो तीसरे स्तर पे आ जाएगा ना बच्चा, तो वो क्या कहेगा? ये एप्पल है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी तो हो सकता है, लाभदायक है, अगर इसे खाएंगे तो इससे ये भी तो हो सकता है, इससे वो भी तो हो सकता है। तो जब ये वाली स्मरण शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि मैम ये बता रही हैं पर उदाहरण तो ये भी हो सकता है, तो ये क्या हो रहा है? चिंतन और मनन हो रहा है। ये आपका लास्ट का स्तर है। ये मैं आपको कल बहुत अच्छे तरीके से इसको करवाऊंगी। फिर मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो इसके पैरेलल चलते हैं वो आपको कराऊंगी। फिर दोनों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, सभी को ऑल क्लियर आ गया? धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।